बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने परमाणु के बारे में बात की थी कि परमाणु होता है, उसका आकार कैसे होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है और परमाणु के अंदर कौन कौन से जो मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह परमाणु का बिल्कुल केंद्रीय भाग होता है, या मैं कहूं सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हमने ये बात की थी कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किस प्रयोग द्वारा की थी, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की थी। और नाभिक पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, और किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। और रदरफोर्ड ने अपने एक सहयोगी वैज्ञानिक सोडी के साथ में मिलकर के नाभिकीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्क किया था। मतलब नाभिकीय खोज से लेकर के नाभिक के बारे में जो भी गुणधर्म है, सभी के बारे में ज्यादातर बातें रदरफोर्ड ने ही बताई थी। इसलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन के और कौन कौन से गुण होते हैं, उनका क्या द्रव्यमान होता है, उन सभी चीजों के बारे में खोज किस प्रकार से हुई। ठीक है ना, जितने भी गुणधर्म है इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी हम इस क्लास के अंदर आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, सन 1897 में। मतलब अगर मैं बात करूं 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके यह साबित कर दिया कि परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण नहीं होता है। मतलब परमाणु भी एक विभाज्य कण होता है, और यह इस समय इलेक्ट्रॉन के अंदर विभाजित हो सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जे थॉमसन की खोज के बाद में जॉन डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है, जबकि आपको पता लग गया कि परमाणु के अंदर भी एक कण होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परमाणु भी किसमें विभाजित है, इलेक्ट्रॉन में विभाजित है। ठीक है, आगे जाके हम बात करेंगे कि परमाणु है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। जबकि जो इलेक्ट्रॉन नाम है ना, इलेक्ट्रॉन नाम, वो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन नाम बच्चों किसने दिया, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, जे थॉमसन ने केवल इलेक्ट्रॉन को एक ऋणावेशित कण बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, यह एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जिन किरणों से हुई है उन किरणों को अपन क्या कहते हैं, उन किरणों को अपन क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किन किरणों से हुई है, कैथोड किरणों से हुई है। कौन सी किरणों से हुई है, कैथोड किरणों से हुई है। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। कब की है, 1897 में की है। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जिन किरणों से हुई है उन किरणों का नाम क्या है, कैथोड किरण। अब ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई है। एक एक बात को आप अच्छे से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। देखो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है माइकल फैराडे। क्या नाम है, माइकल फैराडे। ये वही माइकल फैराडे हैं जिन्होंने
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए। किसके नियम दिए? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम दिए, जिसके सिद्धांत पर विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र कार्य करते हैं। तो इन्होंने वैद्युत अपघटन से संबंधित भी क्या दिए थे? नियम दिए थे। तो याद रखिएगा, और 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? माइकल फैराडे ने दिया। और विद्युत अपघटन के नियम भी किसने दिए थे? माइकल फैराडे ने ही दिए थे। ये बात थी बच्चों 1830 की। कब की बात है? 1830 की। इस टाइम में माइकल फैराडे प्रयोग कर रहे थे, और इन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का भी क्या किया था? प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को आगे बढ़ा करके 2 साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम था जूलियर पलकर और एक का नाम था हिटोट। उन्होंने भी ये प्रयोग को दोहराया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था विलियम कुक्स। उन्होंने भी उस प्रयोग को दोहराया, और आगे जाकर के अंत में उसी प्रयोग को किसने दोहराया था? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने उस प्रयोग को करके इस बात पर पहुंचे कि पदार्थों के अंदर एक मूल कण पाया जाता है, जो सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान होता है, और वह मूल कण उस पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, और उस कण को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब ध्यान से समझिएगा, वो प्रयोग क्या था। इस प्रयोग के अंदर क्या था कि ये हमारे पास में ये एक कांच की क्या है? निर्वात नलिका है, या मैं कहूं विसर्जन नलिका है। इसमें 2 सीलबंद इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, जिसमें एक का नाम क्या था? एक पॉजिटिव था, जिसका नाम था एनोड। क्या नाम था? एनोड। दूसरा जो टर्मिनल था वो था नेगेटिव, जिसका नाम था कैथोड। क्या नाम था? कैथोड। और इनका कनेक्शन है ना, वो हाई वोल्टेज की बैटरी से इनका कनेक्शन कर रखा था, बहुत ज्यादा, या मैं कहूं उच्च वोल्टेज। किससे कनेक्शन कर रखा था? उच्च वोल्टेज। और ये उच्च वोल्टेज भी लगभग, अगर लगभग बात करूं तो 10,000 वोल्टेज था। क्या था? 10,000 वोल्टेज था। तो क्या किया, विद्युत ये जो विसर्जन नलिका है, इसका कनेक्शन हाई वोल्टेज, जिसका वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज था, और इस कैथोड जो नलिका है बहुत कम प्रेशर, बहुत लो प्रेशर, मैं कहूं बहुत कम दाब, लगभग 10⁻⁴ ATM। लगभग बात करूं तो मैं इस नलिका का जो प्रेशर रखा गया वो कितना रखा गया? 10⁻⁴ ATM। ठीक है। इस नलिका को निर्वात करने के लिए यहां पर एक निर्वात पंप लगाया गया। क्या लगाया गया? निर्वात पंप लगाया गया, ऐसे, ताकि अगर इस नलिका के अंदर अगर कोई वायु शेष भी रह जाए तो उसे वायु को बाहर निकाल दिया जाए। ये क्या है? निर्वात पंप है। क्या है? निर्वात पंप। अब देखो क्या किया गया। जैसे ही कैथोड पर हाई वोल्टेज लगाते हैं, तो कैथोड से कुछ कण एनोड की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। किसकी तरफ गति करते हैं? एनोड की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये बिल्कुल एक किरण पुंज के रूप में गति कर रहे हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? कैथोड किरण कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरण। क्योंकि ये जो किरण या कण है, ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रहे थे। अब ध्यान से समझिएगा, किसकी तरफ जा रहे थे? एनोड की तरफ जा रहे थे। तो इन किरण पुंजों को क्या कहा गया? कैथोड किरण कहा गया। और ये जो कैथोड किरण है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कौन से कणों से मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन कणों को बाद में जाकर क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। और देखो ध्यान से समझिएगा, कैसे पता चला कि ये कैथोड किरण है या इलेक्ट्रॉन है? वो ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिव है। तो कैथोड से जो कण निकल रहे हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे हैं, और एनोड क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? कौन अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग किए।
इधर दो प्लेट लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट लगाई, तो ये जो कैथोड नलिका है वो पॉजिटिव कैथोड किरण है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गई, मूव हो गई, गति करने, पॉजिटिव परत की प्लेट है उसकी तरफ विचलित हो गई। इससे पता चल गया कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों गई, क्योंकि इनके ऊपर आवेश कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अब इस बात का और अच्छे से पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस एनोड को छिद्रित कर दिया और छिद्रित करके यहां किसका लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का लेप। जिंक सल्फाइड एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है जिस पर अगर कोई कण गिरता है तो चमक उत्पन्न होती है। वैसी ही चमक उत्पन्न होती है जिस प्रकार की चमक है जब आप टीवी को ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन पर वो झिरियां नजर आती है ना, वैसी ही चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनली ये बात पता लग गया कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये कुछ ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन ऋणावेशित कणों को ही आगे चलकर क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किन किरणों से हुई है, कैथोड किरणों से हुई है। क्लियर ये बात। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने बात की है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, नाम स्टोनी ने दिया, और इलेक्ट्रॉन की खोज जिन किरणों से हुई है उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड किरण। कैथोड किरण नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये किरण कैथोड से एनोड की ओर क्या कर रही थी, गमन कर रही थी। क्लियर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की, इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की, इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की जो प्रकृति होती है, प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की जो प्रकृति होती है, या मैं कहूं इन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है। दूसरी बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। याद रखिएगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 से क्या होता है, कूलाम होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन बना देता है, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस माइनस। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति होती है वो ऋणावेशित होती है, इसलिए यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। और माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और याद रखिएगा, आवेश के एक क्वांटा का मान भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि होती है। और आवेश के एक क्वांटा का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मापन किया था वो मापन किसने किया था, तो याद रखिएगा वो मापन किसने किया था, अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन। जिनका नाम क्या था, मिलिकन। तो याद रखिएगा, अमेरिकी साइंटिस्ट रॉबर्ट मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का क्या ज्ञात किया था, मापन किया था। और मापन करने के लिए एक बहुत फेमस क्या किया था, प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम है तेल बूंद प्रयोग। क्या नाम है, तेल बूंद प्रयोग। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन किस प्रयोग से किया गया, तेल बूंद प्रयोग से किया गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन किसने किया, मिलिकन ने किया। किस प्रयोग से, तेल बूंद प्रयोग से। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मापन कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है।
अब और ध्यान से समझिएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलाम के अंदर है। अगर मैं ESU के अंदर बात करूं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -4.8 इंटू 10 के पावर -10 क्या होता है, ESU होता है। याद रखिएगा आवेश का जो CGS पद्धति के अंदर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हमें फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और याद रखिएगा फ्रैंकलिन होता है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो एग्जाम उनके अंदर थोड़े और गहराई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मैं सिलेबस के अंदर भी एक बात कही गई है। वो क्या कही गई है कि जो सवाल होंगे वो 12th स्तर के होंगे। तो 12th स्तर यही होता है कि आवेश का इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ESU में कितना होगा, -4.8 इंटू 10 के पावर -10 है, ESU होगा। ESU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और याद रखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्लियर। और जो फ्रैंकलिन है, इन फ्रैंकलिन का पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आवेश का क्या किया था, नामकरण किया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होना चाहिए हमें, ठीक है ना। बिल्कुल हमें रटी रटाई बात नहीं पढ़नी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़ना है। सारा का सारा खेल समझाने का है, बस आपको अच्छे से समझना है। क्लियर। तो ये हमारे पास में ESU के अंदर हो गया। अगर मैं प्रोटॉन के सापेक्ष अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1 होता है। प्रोटॉन के सापेक्ष आप कहोगे सर प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1 कैसे हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलाम होता है। अंतर इतना सा है, इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेशित होता है प्रोटॉन पर परिमाण में उतना ही, लेकिन प्रकृति में विपरीत क्या होता है, आवेश होता है। क्लियर। तो यहां अगर -1 है यहां +1 हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखिएगा यहां तक क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया है, कौन से प्रयोग से ज्ञात किया है, ESU के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, और प्रोटॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा वो कितना होगा। ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो आप इसको उतारिएगा। तो अब हम बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बात कर ली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के जो मान वगैरह है उन सभी के बारे में हमने बात कर ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर है, या मैं कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर है, जो आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का, या मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन का या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बिल्कुल सिंपल कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो 1 मोल होता है, उस 1 मोल के अंदर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो एक मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संख्या है ना वो क्या है, आवोगाद्रो संख्या। क्या है, आवोगाद्रो संख्या है, आवोगाद्रो नहीं है, आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है ना, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना, जिसे हम Na से इंडिकेट करते हैं, नंबर्स, आवोगाद्रो नंबर्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है, यहां पर ये 23 तो क्या है, 23 तो क्या है दोस्तों, डेट है, 23 तो क्या है, डेट है, ये 10वां क्या है, मंथ है, और ये क्या है, टाइम है, टाइम है। इस प्रकार से इस संख्या का क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। इस संख्या का निर्धारण 23 देखो डेट है, मंथ कौन सा है, 10वां मंथ कौन सा आता है, अक्टूबर का। 23 अक्टूबर को एक मीटिंग बैठी गई थी। उस मीटिंग के दौरान जो हमारी जो कमेटी थी रसायन विज्ञान की, उस कमेटी के दौरान ये निर्णय लिया गया था। इसीलिए याद रखना, इस संख्या को बनाया गया था, इसलिए 23 अक्टूबर को मोल दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इस आवोगाद्रो संख्या का जो निर्माण किया गया था ये माना गया था, ठीक है ना, वैसे कोई कैलकुलेशन से प्राप्त नहीं की गई थी ये। तो याद रखिएगा यहां पर ये बात भी कि मोल दिवस, आवोगाद्रो संख्या का मान यही क्यों पड़ा, इसके पीछे लॉजिक है, मैंने बताया कि यहां पर 23 क्या है, डेट है, 10वां क्या है, महीना है, और 6.02 क्या है, टाइम है। सुबह मॉर्निंग के 10 बजे से वो मीटिंग चली थी जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, पहले तो आप ये देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर है -19 कूलाम होता है, और इसको 6.02 से इंटू 10 की पावर है 23 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आती है, लगभग हमारे पास में वैल्यू आता है लगभग 96,500 कूलाम, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं, 1 फैराडे। हालांकि बिल्कुल फिक्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि जब इनको गुणा करते हैं तो बिल्कुल फिक्स है 96,500 कूलाम आता है, मैं ये नहीं कह रहा, लगभग हमारे पास में आता है 96,368 के आसपास आता है। लेकिन वही बात है, हमें ज्यादातर, जैसे वही बात है, जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ज्यादातर 10 हम प्रयोग करते हैं, और एग्जामिनर भी कोष्टक में 10 लिख के दे देता है। क्यों, ताकि गुणा करने में आपको आसानी से सुविधा रहे, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, आज तक जिसी भी एग्जाम में पूछा गया है ऑप्शन में 96,500 कूलाम ही देता है। इसलिए मैंने लिखा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग 96,500 कूलाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे। तो आप ये भी याद रखिएगा 1 फैराडे के अंदर कितना कूलाम आवेश होता है, तो याद रखिएगा 96,500 कूलाम आवेश होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलाम। क्लियर। उसके बाद में मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 इंटू 10 की पावर -31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपसे कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछने वाला था, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 ग्राम। क्यों, आपको पता है 10 का जो घन होता है वो क्या होता है, 1000 होता है। तो 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको किलोग्राम से ग्राम में चेंज करूंगा तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं कहूं 10 की पावर 3 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। तो देखो ये -31 है, ये +3 है, तो मेरे पास में यहां पर कितने बच जाएंगे, 28 बच जाएंगे। तो याद रखिएगा जब मैं ग्राम में बात करूंगा
तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम आ जाएगा। रटना नहीं है, केवल एक डाटा याद रखना है, ये कन्वर्जन हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। और समझिएगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, मजेदार बात, एक और बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम या ग्राम में नहीं नापा जाता है। देखो अगर नापते हैं तो 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, ये इतनी छोटी राशि है कि कोई मापने वाला हमारे पास में उपकरण भी नहीं है। तो याद रखिएगा, पहली बात समझिएगा, देखो परमाणु कितना छोटा होता है, हमें आंख से नहीं दिखाई देता। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि अगर इनका द्रव्यमान हम किलोग्राम या ग्राम में नापें तो वैल्यू आती है ना, वो बहुत कम आती है, नगण्य के बराबर आती है, बहुत कम आती है कि हम नहीं नाप सकते। इसलिए याद रखना, परमाणु का द्रव्यमान है या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, इनके द्रव्यमान को मापने के लिए एक नए मात्रक का प्रयोग किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, एएमयू। क्या कहते हैं, एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। इस एएमयू को आजकल यू कहते हैं, यू मतलब यूनिफाइड। क्या कहते हैं, यूनिफाइड, जिसका मतलब है एकीकृत द्रव्यमान। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएमयू का निर्धारण किससे किया जाता है, तो याद रखिए कार्बन C612 से। मैं कहूं कार्बन का जो समस्थानिक होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, आपको पता है कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन C612, कार्बन C613, कार्बन C614, ठीक है ना। ये तो रेडियो एक्टिव है जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में जीवाश्म की आयु का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो कार्बन C612 है ना, इसका प्रयोग एएमयू के निर्धारण में किया जाता है। तो याद रखिएगा एएमयू का निर्धारण करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में IUPAC पद्धति में, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। प्रारंभ में हाइड्रोजन का किया जाता था, फिर ऑक्सीजन का किया जाता है, लेकिन वर्तमान में IUPAC पद्धति ने किसको स्वीकार कर रखा है, कार्बन 12 को, ठीक है ना। एएमयू क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इतनी सी बात याद रखिए कि परमाणु का द्रव्यमान हम किलोग्राम या ग्राम में नहीं माप सकते। परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए एक नए मात्रक का प्रयोग किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, एएमयू कहते हैं, ठीक है ना। और एएमयू के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या आता है, एएमयू। और एएमयू की फुल फॉर्म मैंने बताई है एटॉमिक मास यूनिट, जिसका निर्धारण कार्बन C612 समस्थानिक से किया गया था। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, एक और अगर मैं बात आपको समझाऊं, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का क्या है, मूल कण है। सबसे हल्का क्या है, मूल कण है। यह भी बात याद रखिएगा कि परमाणु के 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनमें से याद रखिएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का मूल कण है, जबकि न्यूट्रॉन होता है वह परमाणु का सबसे भारी मूल कण है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद में अगर मैं और बात आपको बताऊं तो ये भी बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सर्वप्रथम खोजा गया मूल कण था। सर्वप्रथम खोजा गया मूल कण था। तो ये बात भी आप अच्छे से समझिएगा कि अगर परमाणु के सबसे पहले किस मूल कण की खोज हुई है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। कब हुई है, 1897 में हुई है। किसने की है, जे थॉमसन ने की है। अब आप कहोगे कि सर फिर आपने क्यों लिखाया कि प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने कर दी थी। बच्चों, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में, गोल्डस्टीन ने भी अपना जो प्रयोग किया था उसमें बताया था कि कुछ केनाल किरणें होती हैं
जिनमें ये जो केनाल किरणें होती हैं ये प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन गोल्डस्टीन इस बात को नहीं बता पाए कि ये प्रोटॉन परमाणु में होते हैं, इनको प्रोटॉन नाम भी नहीं दिया। मतलब अगर बात की जाए ना, रदरफोर्ड ने बाद में आकर के 1911 से 1919 के बीच में नाभिक के बारे में सारे गुण बता दिए थे। वो गुण गोल्डस्टीन ने नहीं बताए थे। गोल्डस्टीन को ये बात कन्फर्म नहीं थी कि ये कोई प्रोटॉन है या फिर ये कोई नाभिक में पाया जाता है या कोई ये परमाणु का मूल कण है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि उन्होंने एक तरीके से नींव बना दी थी, ठीक है ना, तो उनको ये अच्छे से क्लियर नहीं था। तो ये बात गोल्डस्टीन का नाम भी तभी आता है कि यार ये बात तो गोल्डस्टीन ने पहले ही बता दी थी, बाद में बताया रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन के बारे में सारी जानकारी रदरफोर्ड ने बताई थी बाद में, इसलिए कई बुकों में नाम रदरफोर्ड का भी आता है। लेकिन अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बात की जाए तो एनसीईआरटी में यह बात ही दे रखी है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है, 1886 में की है। लेकिन वो ये बात नहीं बता पाए कि ये प्रोटॉन किसमें होता है, एटम में होता है। तो ठीक है ना, ये बात नहीं पता था, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का सर्वप्रथम खोजा गया क्या है, मूल कण है। क्लियर ये बात। अब और ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है या कितना भाग है, 1/1837वां भाग है या 1/1837वां गुना है। ये बात याद रखिएगा। अर्थात मैं ऐसे भी कह सकता हूं आपको, ये भी कह सकता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका कितना है, 1/1837 गुना है। ठीक है ना, ये बात अच्छे से क्लियर समझिएगा। एमएच का मतलब है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एमई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है, 1/1837। काफी बुकों में मिलेगा 1/1840। वास्तविकता में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1/1837 ही है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं 2000 गुना 1/2000 मिलता है तो आपको 1/1837 नहीं मिलेगा, 1/2000 मिलेगा। काफी बुकों में 1/1840 मिलता है। लेकिन मैं जो भी डाटा लिख रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास में ये आ जाएगा 1837 इक्वल mH। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1837 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रीट वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है रेलवे एनटीपीसी वगैरह में, तो ठीक है। याद रखिएगा, ये परमाणु का सबसे हल्का मूल कण है। उसके बाद में आप ये याद रखिएगा। तो यहां तक अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक सभी के अच्छे से क्लियर है। चलो ओके, अब अपन आगे बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको किसी भी बुकों में नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़े, बार बार नहीं भटकना पड़े, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो, मैं एक बात और क्लियर है कि यहां पर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन परमाणु का शुद्ध रूप से क्या है, मूल कण है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु का शुद्ध रूप से मूल कण। वैसे परमाणु के मूल कण कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इन तीनों के अंदर भी अगर बात की जाए शुद्ध रूप से मूल कण कौन सा है, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन। क्यों, ऐसा क्यों है, तो देखो मैं क्लियर करूं बच्चों। जो हमारे पास में प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है,
इनका जो निर्माण है ना, निर्माण, वो निर्माण किनसे होता है? वो निर्माण होता है क्वारक कणों से। किससे होता है? क्वारक कणों से होता है, याद रखिएगा। और क्वारक कण भी कौन कौन से? अप और डाउन। क्वारक कण 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण क्वारक कणों से होता है। कौन से क्वारक कणों से? अप और डाउन क्वारक कणों से होता है। अप और डाउन क्वारक कणों से होता है। इसलिए याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शुद्ध रूप से परमाणु के मूल कण नहीं है। शुद्ध रूप से परमाणु के मूल कण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण होता है वो किससे होता है? क्वारक कणों से होता है। ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैं डिटेल से बताऊंगा कि अप क्वारक क्या होता है और डाउन क्वारक क्या होता है। ठीक है ना, ये बात अच्छे से समझिएगा। उसके बाद में दोस्तों ये बात और अच्छे से क्लियर समझिएगा कि आइंस्टीन ने अपना एक सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म हमारे पास में आती है E बराबर mc² आता है हमारे पास में। ठीक है, जिसे हम ऊर्जा और द्रव्यमान संबंध भी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज तो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m, अगर मैं गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मानूं तो वो m कितना होता है? m0/√1-v²/c। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा जाता है यदि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करे, यदि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से क्या करे? गति करे। इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से अगर गति करता है तो उस गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। पहले मैं यहां क्लियर कर दूं, यहां पर हमारे पास में m0 क्या है? विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, यहां पर v क्या है? v है इलेक्ट्रॉन का वेग। c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग। किसमें? निर्वात में प्रकाश का वेग। और आपको बता दूं मैं, निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और सेंटीमीटर में बोलूं तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि आपको पता है ये बात भी, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मतलब है 10⁻2 और 10⁸ × 10⁻2। तो आपको पता है अगर गुणा करते हैं और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में बोलूं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक जो एग्जाम में कौन सा आने वाले क्वेश्चन है ना, वो एक एक बेहतरीन तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना, और याद रखिएगा निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है, वह किसने ज्ञात किया था? रोमर नामक डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? ज्ञात किया था। यह बात भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहां से मैंने एक क्वेश्चन और क्लियर कर दिया कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया है? रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है
यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v प्रकाश के वेग c के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग v है, यदि ये वेग v है वो प्रकाश के वेग से गति करने लग जाए, या मैं कहूं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, प्रकाश के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, वो हम प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, तो याद रखिएगा गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पर रख के देखिएगा, हमारे पास m बराबर क्या आता है, m0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v किसके इक्वल हो गया, c के, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। अरे सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 गया तो 0 आएगी, 0 का रूट करेंगे तो फिर 0 आएगी, और किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। देखो मैंने ये एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दी, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझता हूं, क्योंकि ये अगर छोटी छोटी बातें अगर समझ में आ जाए ना तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर मैंने लगभग सभी पॉइंट आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन की। जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, और हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।